11 साल की उम्र में जब खेलने कूदने की उम्र होती है तब रिश्ता हो गया। उस समय में सभी लड़कियां 12-13 साल में ही ब्याह दी जाती थी। शादी का मतलब भी नहीं पता था, बस यह सोचकर खुश होते थे कि नए नए कपड़े मिलेंगे। रिश्ता होने के कुछ समय बाद मेरी माँ का देहांत हो गया, तो पिताजी ने बस जो थोड़ा सा घर का कामकाज सिखाया था, बस वही सब आता था। और कुछ दिनों के बाद पिताजी ने मेरी शादी कर दी और सारी रस्मों के बाद विदाई का वक्त भी आ गया। रोते रोते डोली में बैठकर ससुराल पहुंच गई। इतनी आलीशान हवेली देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। तभी सासू माँ की आवाज आई, अरे जल्दी से कलश लाओ, बहू आ गई। और मैंने घूंघट की आड़ से अपनी सास को देखा। आंखों से एकदम सख्त मिजाज की लग रही थी। सच मानो मैं थोड़ा सा डर गई थी। उन्हें देखकर सारी रस्में खत्म होते होते रात हो गई। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह सुबह नौकरानी ने आकर जगाया था कि चलो रसोई बनाने की रस्में हैं। तैयार होकर रसोई में गई और खीर बनाई। सबने तारीफ भी की। सासू माँ ने कमी निकाल दी, साथ ही साथ हिदायतें दे दी कि अब बचपन छोड़कर कुछ काम सीख लो। 12 दिन बाद मेरे पति को भी हॉस्टल जाना था, क्योंकि वह LLB कर रहे थे। खैर राजीव भी हॉस्टल चले गए और मैं अकेली रह गई, अपनी सास ससुर के साथ बढ़ती। बीच बीच में राजीव चिट्ठी लिखते थे। उम्र कम होने की वजह से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। वही मेरे अकेलेपन का साथी था आम का पेड़। हाँ, वही आम का पेड़ जो हवेली के पीछे आंगन में लगा हुआ था। उस आम के पेड़ के नीचे एक कच्ची मिट्टी का कमरा भी बना हुआ था, पर वह पेड़ फल नहीं देता था, इसलिए सारे हवेली वाले उस पेड़ पर ध्यान नहीं देते थे। पर मुझे न जाने क्यों उस पर बहुत प्यार आता था। जो काम पूरा होने के बाद मुझे खाली समय मिलता था, वही मेरा साथी होता था। उसको देखते हुए मैं अपनी सारी थकान भूल जाती थी। 4 साल बीत गए और मैं 15 की हो गई। आज राजीव आ रहे थे। मेरी सास सुबह से ही तैयारियों में लगे हुए थे। मेरी सास खुद ही रसोई में जाकर जायजा ले रही थी। मैं भी बहुत खुश थी कि अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। 16 श्रृंगार के साथ मैं पूर्ण स्त्री की तरह महसूस कर रही थी। आज मांग का सिंदूर कुछ अलग ही लालिमा लिए हुए था। शायद वह लालिमा मेरे चेहरे पर दिख रही थी। तभी तो मेरी सासू माँ ने मुझे कहा कि जा अपनी नजर उतरवा ले। हवेली की हलचल से पता चल गया था कि राजीव हवेली में आ गए हैं। सभी लोग खाना खाकर आराम करने चले गए। राजीव कमरे में आ गए थे। राजीव ने मुझे एक लाल सुंदर साड़ी उपहार में दी, पर मेरे लिए उनका वापस आना ही सबसे बड़ा तोहफा था। हमने ढेर सारी बातें की, जिसमें कुछ शिकायतें थी, कुछ प्यार था। समय बीतता गया और 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन अचानक पता चला कि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। मैं तुरंत रवाना हो गई। पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरे लिए ही उन्होंने अपनी सांसों को रोका हुआ था और फिर मुझे राजीव के हवाले कर इस दुनिया से चले गए। मैंने भीगी आंखों से अपने पिताजी को विदा किया। अब मेरा सब कुछ उनका परिवार ही था। समय गुजरता गया और राजीव ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और अब वह सरकारी वकील कहलाने लगे थे। पर भगवान ने मुझे अभी तक संतान सुख नहीं दिया था। अभी तक तो सासू माँ दबी जुबान में बोलती थी, पर धीरे धीरे उन्होंने अपना रुख कड़ा कर लिया था। राजीव बहुत व्यस्त रहने लगे। मेरी सास अपना काम छोड़कर मेरे पीछे पड़ी रहती थी। धीरे धीरे सारे गांव में यह बात फैल गई कि हवेली की बहू को अब तक कोई बच्चा नहीं है। यह बात तीर की तरह मुझे चुभती थी, पर मैं कुछ कह नहीं सकती थी। आंसुओं से दिल हल्का कर लेती थी। राजीव मुझे दिलासा देते थे, पर लोगों का व्यवहार अंदर ही अंदर मुझे खोखला कर रहा था। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 17 साल, और लोगों ने मुझे बांझ बना दिया। बचपन से ही शरीर से मैं दुबली पतली थी। मैं फिर माँ के मरने के बाद मेरा ठीक से पालन पोषण भी नहीं हो पाया। एक दिन राजीव जब दोपहर के खाने पर घर आए तो सासू माँ ने फरमान सुना दिया
कि हम राजीव की दूसरी शादी करेंगे। इतना बड़ा धोखा राजीव कैसे दे सकते हैं? मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। रात का समय था। राजीव बोले, बत्ती बुझा दो, मुझे सोना है। मैंने कहा, राजीव मुझे कुछ कहना है, आज मैं थक गया हूँ। वाणी, मुझे सोने दो। राजीव, क्या आप दूसरी शादी करेंगे? मैं तुम सब लोगों की सुनते सुनते थक गया हूँ। मेरा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। वाणी, नहीं, ऐसा मत कहिए। मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आपके अलावा मेरा है ही कौन? मुझे चिंता में पूरी रात नींद नहीं आ रही थी और जब सुबह उठी तो एक टूटी हुई औरत जो मजबूर होकर हर चीज से समझौता कर लेती है। यही सोचती रही कि शायद हमने भी मौन स्वीकृति दे दी है दूसरी शादी के लिए, पर उसे यह काम मालूम था कि उसकी माँ ने किस हद तक उसे मजबूर किया है दूसरी शादी के लिए। 1 महीने के अंदर ही दूसरी शादी हो गई। दूर के रिश्तेदार की बेटी है। मुझे सास ने कहा कि अपना सारा सामान पीछे वाले कमरे में रख ले। अब यह कमरा इसका है, तेरा नहीं। जिसे जहाँ जाना है जाए। फिर मुझे ख्याल आया कि जो बिहा कर लाया था, जब वही मेरा नहीं है तो यह कमरा मेरा कैसे हो सकता है? ऐसा सोचते हुए आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ पड़ा और उसी मिट्टी के कमरे की तरफ बढ़ गई। एक कोने में अपने कपड़े की पोटली लेकर बैठ गई और उस आम के पेड़ को देखते हुए उसको निहारने लगी। इसे मेरा गम कुछ कम हो जाएगा। किस्मत कहूँ या कुछ और की, आज मेरी हालत भी इस आम के पेड़ की तरह हो गई थी। अकेला, बेसहारा, जैसे यह अभी तक अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा हो। क्या मैं इसकी तरह और मजबूर रह सकूंगी या फिर किसी कमजोर लता की तरह टूट जाऊंगी और अपना अस्तित्व खो दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मजबूर नहीं हूँ। जब यह बेजुबान पेड़ सब से लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं? अपने विचार श्रृंखला से बाहर आते ही मैंने अपने आप को संभाला और हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार किया। दिन गुजरते गए और मैंने घर के कामों में अपने आप को व्यस्त कर लिया। अपनी कोठरी के आसपास खूब सारे पेड़ लगाए और बाकी बचे हुए समय में उन पेड़ों की देखभाल करने लगी। राजीव पहले से भी ज्यादा व्यस्त रहने लगे थे। मुझसे बात तो करते थे, पर एक पछतावा हमेशा उनकी आंखों में दिखता था। शायद मेरी हालत देखकर उन्हें बुरा लगता था, पर वह माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। मेरे दिन बस गुजर रहे थे। थोड़े दिन बाद हवेली से खबर सुनी कि घर में खुशियाँ आने वाली है और देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब घर की नौकरानी ने मुझे बताया कि हवेली में खुशियों का माहौल है। राजीव की दूसरी पत्नी रानी माँ बनने वाली है। पूरी हवेली में त्योहार जैसा माहौल हो गया। मैं भी बहुत खुश थी कि चलो अच्छा है, अब घर में एक नया मेहमान आएगा। शायद मेरी जिंदगी का सूनापन गया। रानी बहुत कमजोर थी और उम्र भी 16 साल। उसे बहुत तकलीफ होती थी। अब सास का आदेश था कि उसकी अच्छे से सेवा की जाए, जिससे उसकी कमजोरी दूर हो सके। जैसे धीरे धीरे दिन नजदीक आते जा रहे थे, रानी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। एक दिन चिंतित होते हुए मैंने कहा कि रानी को शहर में किसी अच्छे अस्पताल को दिखा लाओ, पर सासू माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे भी बच्चे घर पर हुए हैं और राजीव की वही पुरानी आदत के अपनी माँ के खिलाफ वह जा ही नहीं सकते थे। एक दिन रानी की तबीयत कुछ खराब होने लगी। उसकी सांस बहुत फूल रही थी। घबराकर मैंने गांव की बहन जी को बुलवाया भेजा। बहन जी ने आकर कुछ दवाइयां दी और खून की कमी भी बताई। और जब मैंने राजीव को यह सब कुछ बताया तो सासू माँ ने मुझे रानी से दूर रहने का आदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि इस बांझ की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। मुझे दूर कर दिया गया और मैं फिर से अकेली सारा दिन बंद कमरे में रहने लगी। यह कहो कि अंदर ही अंदर टूट गई थी कि कहीं मेरी वजह से रानी को कुछ ना हो जाए। कुछ दिन बाद रात में नौकरानी का शोर शराबा आ रहा था। गांव की औरतों को बुलाया गया। पूरी हवेली में हलचल मची हुई थी। मैंने देखा सब बहुत डरे हुए थे। उनके पास गई और थोड़ी देर में ही खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
पर रानी की कम उम्र होने और कमजोरी के कारण उसे बचा नहीं पाए। बेटी को जन्म देते ही रानी चल बसी। मैंने उसे कलेजे से लगा लिया। जिसकी माँ नहीं होती वह बच्चे कुछ ज्यादा ही समझदार होते हैं। हमने उसका नाम सोनी रखा। वह जरा भी परेशान नहीं करती थी। वह दूध पीते ही सो जाती थी। सासू माँ का वही राग चलता रहा कि लड़कियों से वंश नहीं चलता, पर अब शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता था। अब राजीव पहले से खुश रहने लगे थे। ऑफिस से आते ही मेरे कमरे में आते और गुड़िया को खिलाते। मुझे भी राजीव को खुश देखकर अच्छा लगता था। हवेली में छोटी सी पूजा रखी गई। मैंने पंडित जी के आते ही मेरी सास से प्रश्न किया कि क्या मैं जीते जी पोते का मुंह देख पाऊंगी कि नहीं। पंडित जी ने उसके लिए कुछ ग्रह शांति के उपाय बताए। पंडित जी को पूरी हवेली में घुमाया गया। पंडित जी के हवेली में घूमते समय उनकी नजर उस आम के पेड़ पर गई और उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके इसे कटवा दो, हद हो चुकी थी। मैंने राजीव की तरफ देखा और मुझे नहीं लगता था कि वह मना करेंगे और सासू माँ ने तुरंत नौकरों को बुलवा लिया कि आज इस पेड़ को काट ही डालो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे अपने सुख दुख के साथी को बचाऊं। जैसे ही वह कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने आगे बढ़े, मैं उस आम के पेड़ से लिपट गई और विनती करने लगी कि छोड़ दो, मत काटो इसे। मैं रोती जा रही थी, पर किसी को तरस नहीं आ रहा था। तभी किसी ने मुझे खींच लिया और मेरा सिर पत्थर से टकरा गया। सिर से खून की धारा निकल रही थी। यह देखकर राजीव से रहा नहीं गया और उन्होंने सबको वहां से हटा दिया और तुरंत मुझे अस्पताल ले गए। मलम पट्टी के बाद मुझे कुछ होश आया। मेरी सास सामने खड़ी थी और राजीव को कुछ समझा रही थी। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि उन्हें अपने किए पर अफसोस है। राजीव ने डॉक्टर साहब से पूछा, क्या अब हम इसे घर ले जा सकते हैं? डॉक्टर साहब ने कहा कि ले जा सकते हैं, पर ख्याल रखिएगा कि अब ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि ऐसी हालत में ऐसा घाव ठीक नहीं होता। ऐसी खबर सुनते हुए डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा, आप लोगों को पता नहीं है अब यह माँ बनने वाली है, तो इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। यह सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। सब बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। और मैं तो बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रही थी। सासू माँ की आंखों में पछतावे के आंसू थे। मेरे सर पर हाथ रखकर बस इतना ही कह सकी कि मुझे माफ कर दो, और मैं मुस्कुराकर उनसे लिपट गई जैसे मैं अपनी माँ से लिपटती हूँ। पूरे 9 महीने मेरी सास माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैंने उस पेड़ का आज मेरी डिलीवरी होनी थी। सासू माँ समय से पहले मुझे अस्पताल ले गई ताकि जो गलती उन्होंने रानी के समय की थी वह फिर से न हो। डॉक्टर साहब, आपके पोता हुआ है। सासू माँ को खबर सुनाई और सासू माँ ने हाथ से अंगूठी निकालकर उन्हें दे दी, पर इस वजह से नहीं कि पोता हुआ है, बल्कि इस बात पर कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हवेली में धूमधाम थी। सब खुश थे कि हमारा परिवार पूर्ण हो गया था बेटी और बेटे के आने से। और एक खुशी कहीं और भी पनप रही थी। वह उस आम के पेड़ में फल आ रहे थे। शायद हम बहुत जल्दी चिंता करते हैं। फल मिलने की चीज का एक समय होता है। कुपोषित हो या पेड़, दोनों ही फल नहीं देते। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।